हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के पहले हिस्से में आपने देखा, मैंने आपके साथ केमिकल सेक्टर के आउटलुक के बारे में चर्चा की। केमिकल सेक्टर में किस तरीके से हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस बदले और किस तरीके से पिछले 10-15 सालों में इस पूरे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो चेंजेस आए वो चर्चा हमने की आपके साथ वीडियो के पहले हिस्से में, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था। इस पार्ट में हम हिस्सा बात ये करेंगे कि इस हिस्से के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये केमिकल इंडस्ट्री अभी दोबारा से रिकवरी के दौर में आने वाली है या अभी कुछ टाइम लग सकता है। देखिएगा, मैं इस मामले में जो है अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में हूँ। देखिएगा, जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ी हुई है और वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो जो है आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लोपिंग डाउनवर्ड शेप के अंदर है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो यूएस के अंदर भी जो बाजार है वहाँ से भी, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं अगर जो यूएस कॉन्टिनेंटल के अंदर आती हैं, यानी कि अमेरिका के जो बाकी पार्ट्स अगर वहाँ पर अगर हम बात करें तो चाहे वो नॉर्थ अमेरिका है, चाहे साउथ अमेरिका है, या जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर स्लो डाउन है। और वो स्लो डाउन क्यों है? क्योंकि देखिएगा, यूएस जो है, जो करेंसी है डॉलर्स, वो मेजरली डोमिनेट करती है और मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी भी डेप्रिशिएट हुई है और वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बेहतर नहीं है स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज़ के लिए। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब अपवर्ड नहीं होंगी तो जो एक्सपोर्ट करने वाली केमिकल कंपनीज और इवन जो खाने से के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो केमिकल्स लगते हैं, या जो मेडिसिन के अंदर जो माइंस है या जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर इम्प्रूव हो जानी चाहिए। यानी कि जो अगले 6 महीने हैं वहाँ पर हमें लगता है कि एक इम्प्रूवमेंट का दौर आ सकता है, लेकिन ये केवल एक उम्मीद है। अगर इस 6 महीने में ये सब कुछ हो गया तो हमें लगता है कि ये जो सेक्टर है ये फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस पर एक ओवरहैंग जो दूसरा है वो हमें ध्यान से देखना है कि अगर ग्रोथ जिस तरीके से पहले चल रही थी उस तरीके की ग्रोथ वापस नहीं लौटी इस सेक्टर के अंदर, तो जो प्रॉफिट बढ़ने के बाद भी या सेल्स मेंटेन करने के बाद भी शेयर्स के प्राइस हो सकता है ना बढ़े। उसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि जो सेल्स है उसमें वो ग्रोथ ना आए जो आज की डेट में पी रेशो जो है दे रही है, जो वैल्यूएशंस दे रही है। और दूसरा, प्रॉफिट्स के जो मार्जिन्स हैं या जो प्रॉफिट में ग्रोथ है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट हो। और ये दोनों चैलेंजेस मुझे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मोस्टली कंपनीज ने कैपेक्स किया हुआ है, एक्सपेंशन किया हुआ है। अब वो एक्सपेंशंस आधे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ नियर कंप्लीशन है कुछ कंपनीज के। मोस्टली कंपनीज के अंदर जबरदस्त एक्सपेंशन है। अब वो एक्सपेंशन में पैसा भी लग गया, कैपिटल भी लग गई। अब बहुत सारी कंपनीज में डेट नहीं था अपनी, यानी कि इंटरनल एक्रूवल से किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कन्वर्ट नहीं हुए, ऑपरेशनल नहीं हुए, यानी कि कन्वर्टेड इनटू सेल्स नहीं हुए, यानी कि रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए, या वो जो उम्मीद की थी भाई जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होना चाहिए था, अगर वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये हो सकता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को तो बरकरार रखें और 5-7% की ग्रोथ भी दिखा दें ईयर ऑन ईयर, बट उसके बावजूद भी शेयर प्राइस शायद परफॉर्मेंस ना दें, क्योंकि ग्रोथ चाहिए कम से कम 15% की, कम से कम टॉप लाइन यानी कि सेल्स ग्रोथ चाहिए 10% की, और इसके साथ साथ कम से कम 15 से 20% का प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो ये पी रेशो सस्टेन नहीं करेंगी, और अगर ये हो जाता है तो ये पी रेशो ऊपर की तरफ आएंगी और थोड़ा सा ऊपर की साइड आएंगी, और फिर देखिएगा दोनों साइड से बेनिफिट मिलेगा। प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और पी रेशो भी यहाँ से थोड़ी सी और गुंजाइश रहेगी ऊपर की, तो उसकी वजह से फिर ये शेयर बहुत अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत बेहतर हो और जो मार्जिन्स हैं वो मेंटेन हो जाए जैसा पिछले सालों में रहे हैं। तो ये सब जो है आउटलुक आपने देखना है। अगले 6 महीने काफ़ी क्रूशियल है इस सेक्टर के अंदर। इस सेक्टर की जो दिग्गज कंपनियां हैं वो मैं आपके साथ स्क्रीन पे लिए आता हूं। वो हैं एसआरएफ श्रीराम फाइबर्स लिमिटेड, दूसरी है सोलार इंडस्ट्रीज। सोलार इंडस्ट्रीज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बड़ा ही फेवरेट शेयर है, मैं आपको बता दूं। मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के। दीपक नाइट्राइट, अगर आप कोविड समय से अगर शेयर बाजार में आए हैं तो आपने टीवी चैनल पे शायद सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का नाम सुना होगा केमिकल, वो थी दीपक नाइट्राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें अगली, तो फाइन ऑर्गेनिक्स,
और फाइन ऑर्गेनिक्स भी जो है बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं और जो जनरली एनालिसिस्ट हैं उनकी बहुत चहीती कंपनी रही है। विनाती ऑर्गेनिक्स भी सिमिलरली एक बहुत प्रीमियम वैल्यूएशंस एंजॉय कर रही है। अल्कलाई अमाइंस आज भी सबसे बढ़िया वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड हो रही है और इसी कड़ी में देखिएगा हमने भी एक शेयर्स के अंदर अच्छे पैसे बनाए थे और आपके साथ चर्चा की थी और उस समय शेयर का भाव था 400-500 रुपये। वो शेयर था बालाजी अमाइंस और उस शेयर्स ने भी वहाँ से 7-8 गुना की जो है रिटर्न्स दी थी। तो ये देखिएगा इस पूरे सेक्टर के अंदर जब सेक्टर में चेंज आता है ना तो फिर सब में चेंज आता है, तो वो सारी कंपनियां फिर परफॉर्म करने लगती है। अब बात करते हैं कि अगर हम इनको पी रेशियो के एंगल से देखने की कोशिश करें कि भाई सबसे बेहतर कंपनी आपको कौन सी नजर आ रही है, तो देखिएगा पी रेशियोज में ये सारी कंपनियां एक महंगी वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं। सब देखिएगा 30 या उसके ऊपर की पी रेशियो जो है एंजॉय करती हैं। अगर इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक्स जो है सबसे बेहतर पोजीशंस के अंदर बैठी हुई है। उसके बाद अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा, देखिएगा ईबिटा का मतलब होता है कामकाजी मुनाफा। कामकाजी मुनाफा और आपकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है यानी कि आपकी कंपनी की वैल्यू, वो प्रॉफिट के सामने जहां पर सबसे कम है, यानी कि वैल्यू बाजार कम दे रहा है जबकि कंपनी खूब मेहनत कर रही है। यानी कि स्टूडेंट तो 100 में से 99 नंबर ला रहा है और बाकी बच्चे 85 ला रहे हैं, लेकिन टीचर्स को फिर भी 85 वाला पसंद आ रहा है, 99 वाला पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये टीचर्स के पर्सनल बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी बाजार भी कुछ यही करता है। जरूरी नहीं है कि आप सेम प्रॉफिट कमा रहे हो तो सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो बाजार यहाँ पर किस कंपनी को सबसे कम वैल्यू दे रहा है, वो दे रहा है फाइन ऑर्गेनिक्स को 15 टाइम्स। तो ये जो है यहां पर भी ये कंपनी बाजी मारती है। अब अगर हम बात करें जो बाकी रिटर्न्स हैं, यानी कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड लगा हुआ है, चाहे अपना पैसा लगाया शेयर होल्डर्स ने या उधार लेके लगाया, उस पैसे के ऊपर जो रिटर्न्स आती है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके ऊपर जो पैसा आ रहा है वो भी नंबर 1 में फाइन ऑर्गेनिक ही जो है एंजॉय कर रही है। तो रिटर्न्स के अंदर अभी भी मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक जो वैल्यूएशंस है वो नॉर्मल साइड में फाइन ऑर्गेनिक्स में है। लेकिन ध्यान रखिएगा फाइन ऑर्गेनिक्स का पिछला 1 साल बहुत ही बेहतर गया था। इसने अपने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स भी जो है क्लॉक किए थे और उसमें जो फूड वाला जो पार्ट है उसके अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंस बनाई और वहां पे मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए थे। अब अगर उधारी की बात करें तो सॉरी उससे पहले इक्विटी की बात करें, शेयर होल्डर्स की रिटर्न्स के ऊपर सबसे बढ़िया पैसा कौन कमा के दे रही, तो 1 नंबर पर वो भी फाइन ऑर्गेनिक ही यहां पर नजर आती है। उसके बात करें कि भाई उधारी किस कंपनी में कम है, तो उधारी देखिएगा विनाती ऑर्गेनिक्स में 1 रुपए की उधारी नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा मामूली सा डेट है वो फाइन ऑर्गेनिक में, तो वो भी मैं 0 ही मानूंगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। और इसके अलावा दीपक नाइट्राइट में भी 0.05 है, तो ये भी डेट फ्री कंपनी और अल्कलाई अमाइन भी डेट फ्री कंपनी है। तो ये चारों कंपनी आप कह सकते हैं कि डेट फ्री है, बाकी दोनों कंपनी में थोड़ा बहुत डेट आपको नजर आएगा। उसके बाद बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और जो डेट इक्विटी रेशियो उसका आपस में एक रिलेशन है। तो ये सारी कंपनी देखिएगा डेट इक्विटी में अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया विनाती ऑर्गेनिक्स है। उसने जब डेट है ही नहीं तो भाई ब्याज जो देने है उसके सामने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर विनाती ऑर्गेनिक्स बाजी मारती है। अब बात करते हैं मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन्स में थोड़ा ही फर्क होता है। तो मार्जिन्स में अगर हम 3 कंपनियों को लेंगे तो पहले नंबर पर देखिएगा आती है विनाती ऑर्गेनिक्स, दूसरे नंबर पर आती है फाइन ऑर्गेनिक और तीसरे नंबर पर आती है अल्कलाई अमाइंस। इन तीनों कंपनी तीसरे नंबर पर आती है एसआरएफ। और यहाँ पर अब इनके साथ अगर हम चर्चा करें आगे तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कहाँ पे है, तो प्रमोटर सबसे ज़्यादा ओन करते हैं भाई साहब अपनी कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स को, जहाँ पर कि बाकी सब मालिक हैं वो भी देखिएगा अच्छी मेजोरिटी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें 3 कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए। फाइन ऑर्गेनिक्स में 75 है, विनाती 74 है, अल्कलाई अमाइन 70 और सोलर इंडस्ट्री 73 और हालांकि मैं अल्कलाई अमाइंस को भी लेता हूँ 71% है। उसके बाद है एफआईआई की शेयर होल्डिंग, तो एफआईआई सबसे ज़्यादा ओन कौन सी कंपनी को करते हैं, वो करते हैं एसआरएफ को। तो पसंदीदा कंपनी एफआईआई की एफआईआई। डीआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो डीआईआई की पहली पसंद है दीपक नाइट्राइट। उसके बाद अगर बात करें पब्लिक शेयर होल्डिंग कहाँ पर है ज़्यादा, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग जितनी कम होगी उतना बढ़िया है। तो उस कड़ी में है सोलर इंडस्ट्रीज और उसके बाद है फाइन ऑर्गेनिक्स और उसके बाद तीसरा जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग लोअर साइड पे वो है विनाती ऑर्गेनिक्स। उसके बाद अगर हम बात करें 6 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस, 6 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस जहाँ सबसे खराब परफॉर्मेंस आई है वो आई है अल्कलाई अमाइंस में,
क्योंकि वैल्यूएशन ऊपर की तरफ से, लेकिन हम ये देखेंगे अर्निंग के प्रोस्पेक्ट में जो शेयर नहीं चला वो हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा शेयर बढ़िया है, जो सस्ता मिल रहा हो। उसके बाद 5.24% की कमजोरी आई है फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर भी। तो मोस्टली सारी कंपनी ने जो है 6 महीने में अंडर परफॉर्म किया है, हालांकि सोलर इंडस्ट्री का शेयर काफ़ी अच्छा चला है। अगर एक साल में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स में फाइन ऑर्गेनिक्स है। प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इसी का बढ़ा है और सबसे ज़्यादा शेयर का प्राइस इसका गिरा है। 3 ईयर की प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो मात्र 64% ही चला है। और अगर प्रॉफिट पर एम्प्लॉय की बात करें, तो इसमें भी फाइन ऑर्गेनिक्स ही बाजी मार रही है। अगर हम बाकी पैरामीटर्स को देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो सबसे महंगी कंपनी कौन सी, सबसे सस्ती देखनी है हमें, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज तो मुझे एसआरएफ नजर आ रही है। उसके बाद एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स, अगर हम चर्चा करें तो एंटरप्राइज टू सेल्स में दीपक नाइट्राइट जो है पहली पसंद बनेगी। एंटरप्राइज टू ईबिटा हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम 3 ईयर्स की CAGR की सेल देखें तो सेल सबसे ज़्यादा सेल बढ़ी है 2 कंपनीज की, 40% से ऊपर है, वो है सोलर इंडस्ट्रीज और फाइन ऑर्गेनिक्स। 3 ईयर की अगर प्रॉफिट की बात करें कि 3 ईयर्स की जो CAGR का प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा, तो फाइन ऑर्गेनिक्स में है। और 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट्स है उसके अलावा सोलर इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा है। अगर 1 ईयर की सेल्स ग्रोथ देखें, 1 ईयर की सेल्स ग्रोथ देखें तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा सोलर इंडस्ट्रीज में है, उसके बाद है फाइन ऑर्गेनिक्स में, और फिर इनके आसपास कोई है नहीं। 1 ईयर ईबिटा ग्रोथ अगर हम देखना चाहें तो वहाँ पर बाजी मारी है फाइन ऑर्गेनिक्स ने, और 2 नंबर पर है आपकी सोलर इंडस्ट्रीज। 1 ईयर का नेट प्रॉफिट है जो 70% की ग्रोथ आई है सोलर इंडस्ट्रीज में, उसके बाद फाइन ऑर्गेनिक्स में आई है 138%। अब वैल्यूएशन वाइज देखें तो देखिएगा यहाँ पर ये जो कंपनी है सोलर इंडस्ट्री, ये भी मुझे बहुत बेहतर लग रही है इस सारे इवैल्यूएशंस के बाद, और दूसरी मुझे लग रही है फाइन ऑर्गेनिक्स। लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स और सोलर इंडस्ट्री में दोनों में एक चीज मेजर है, वो ये है कि फाइन ऑर्गेनिक्स आज सोलर इंडस्ट्री की आधी वैल्यूएशंस पर मिल रही है, जबकि सारी रिटर्न रेशियोज के अंदर वो पूरी टक्कर दे रही है, यानी कि टक्कर भी क्या दे रही है, उसको आउट परफॉर्म कर रही है। ईबिटा मार्जिन आप देखेंगे तो 29% है इसका, उसके सामने खाली 32% विनाती ऑर्गेनिक्स का है, लेकिन विनाती ऑर्गेनिक्स 41 की पी रेशियो पर ट्रेड कर रही है। तो अगर इसमें से रैंक देनी हो और इन सारे पैरामीटर्स को देखना हो तो मुझे लगता है कि 1 नंबर पर अभी विनाती और फाइन ऑर्गेनिक्स है, 2 नंबर पर सोलार है, और 3 नंबर पर बनती है विनाती ऑर्गेनिक्स। तो ये 3 कंपनियां हमने निकाली है। इसमें हमने वैल्यूएशंस को तरजीह दी है, ग्रोथ को दी है, मार्जिन्स को दी है, पर एम्प्लॉय जो प्रॉफिट कमा रही है जो कंपनियां, उसमें भी अगर हम देखें तो ये जो कंपनियां हैं उसमें दीपक नाइट्राइट भी है, लेकिन दीपक नाइट्राइट में एक और भी चीज है कि मार्जिन्स बहुत लोअर साइड में है, और उसका मेन रीजन ये कि जो स्पेशलिटी केमिकल वाला कंपोनेंट है वो कम है इनके पास। तो ये आप इनके ईबिटा मार्जिन्स में भी देखेंगे कि ईबिटा मार्जिन मात्र 16% है, जो बाकी कंपनीज में कहीं ज्यादा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है स्पेशलिटी वाला, वो सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा है विनाती ऑर्गेनिक्स में, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो स्पेशलाइज्ड है। उसके बाद है फाइन ऑर्गेनिक्स में। तो कुल मिलाकर मैंने जो रैंक डिसाइड की है इन सब एनालिसिस को करने के बाद, मेरी फर्स्ट रैंक आती है फाइन ऑर्गेनिक्स में, सेकंड रैंक जो आती है वो हमारी आती है सोलर इंडस्ट्रीज में, थर्ड आती है विनाती ऑर्गेनिक्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो पर मुझे लगता है कि अगर केमिकल सेक्टर का आउटलुक जो भी 6 महीने बाद बदलेगा, अगर हम मानते हैं कि दोबारा से ग्रोथ लौटती है और मार्जिन बढ़ती है, तो ये 6 की 6 कंपनियां अच्छा कर सकती हैं, 6 की 6 कंपनियां। लेकिन देखिएगा आप 6 कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि सारी दिग्गज कंपनियां, अगर उनमें से मुझे कोई सिलेक्ट करनी हो तो मुझे देखो अभी प्राइस कुछ भी बदल जाएगा तो मेरी राय भी बदल सकती है, लेकिन अभी जिस वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रही है वहां पर फाइन ऑर्गेनिक्स अभी बेहतर पोजीशंस में लग रही है। लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स को अब ये बेनिफिट आगे कंटिन्यू रहेंगे नहीं रहेंगे जो मार्जिन है, क्योंकि केमिकल में ना साइकिल होती है, तो इसके लिए आपको 6 से 8 महीने और देखना पड़ेगा कि भाई ये मार्जिन रहते हैं या नहीं रहते। और सबसे बढ़िया अप्रोच ये होती है कि अगर आपको स्पेशलिटी केमिकल में पैसा डालना है और आपकी इस सेक्टर के में एक पोर्टफोलियो रखना है, तो सबसे बेस्ट है कि आप इन तीनों का मिक्स ले सकते हैं। तो जिस पे 1 नंबर आया उस पर आप 50% डाल दीजिए, जिसका 2 नंबर आया उसमें 35% डाल दीजिए, जिसका 3 नंबर आया 15% डाल दीजिएगा। जब ये पूरा सेक्टर चलेगा, अगर यहाँ पे रिवाइवल होएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। और अगर इसमें खराबी भी आएगी तो क्योंकि ये पी वैल्यूएशंस पे बेशक से थोड़ी सी ज़्यादा है, बट डी रेटिंग भी अगर होगी तो इसका एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक कंपनी सबसे लोएस्ट पी रेशियो पे है, बीच की 2 कंपनियां मॉडरेट हैं, और सबसे ज़्यादा पी रेशियो वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है ही नहीं, अल्कलाई अमाइंस।
तो ये कुल मिलाकर एक कॉम्बिनेशन है। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि 6 की 6 कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चैलेंजेस आएंगे तो सबको आएंगे। और यहाँ पर अब जो चैलेंजेस सबसे कम आए हैं वो आए हैं फाइन ऑर्गेनिक्स को। फाइन ऑर्गेनिक्स का फूड वाला बिजनेस भी काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहा है और उसमें भी कुछ नए प्रोडक्ट या सिंथेसिस के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी हमें लगता है कि ये शायद अभी जो है मेंटेन कर लेंगे। हालांकि जो जून क्वार्टर है उसमें इनका रिजल्ट थोड़ा सा फीका जो है पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन कुल मिलाकर ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस के ऊपर मैंने आपके साथ एक रैंक डिसाइड की। आपको ये वीडियो कैसी लगी बस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी कंपनी के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करें तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस व्यू आपके साथ हम साझा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का। तो जो भी आप कमेंट में करेंगे मैं उसके हिसाब से आपके साथ वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।